अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, इसमें फेडरल की बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज आर हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट्स, और ये रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं ये मोनोमर्स कहलाते हैं। मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। अगर दो मोनोमर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो एक में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे में से हाइड्रोजन, ये आपस में अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और दो मोनोमर्स आपस में अटैच होकर डाइमर बना देंगे। और अगर काफ़ी ज़्यादा मोनोमर्स आपस में अटैच हो रहे हैं तो फिर ये पॉलीमर बनाएगा। ये जो रिएक्शन है जिसमें मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं उसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो कंडेंसेशन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है वो हाइड्रोलिसिस। जो कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है उसमें डिहाइड्रेशन होती है और पॉलीमर बनता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के बाद, कंडेंसेशन के बाद मोनोमर्स ज्वाइन करके आपस में तो लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बनाते हैं, और ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। जबकि हाइड्रोलिसिस जो है इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द condensation. Hydrolysis, it is the breakdown of polymers into monomers by the addition of water molecule. तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये इस हाइड्रोलिसिस की ही प्रोसेस से पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो फिर ग्लूकोज बनेगा, इसी तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड्स बनाएगी। जो रिएक्शन हम जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन जो है उसमें वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और इसी तरह से जो हाइड्रेशन है वो भी एक सेपरेट रिएक्शन है, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल ये ब्रेक नहीं होता बल्कि एज सच ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जाकर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में बाकी पॉइंट्स तो सेम है पीटीबी में और फेडरल बुक के। तो जेलीफिश का इसमें बताया गया कि जेलीफिश में 99% वाटर होता है। कोहेजन एंड एडिशन, ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही रिलेटेड टॉपिक है। कोहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ये कोहेसिव फोर्सेस होंगी। और जो एडिशन होती है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, जैसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल और जो ट्रैकीड्स होती हैं उसकी वॉल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो एडिशन होंगी, और कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से ही जो लिविंग बॉडीज हैं उसके अंदर वाटर मूव करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये भी वाटर से ही रिलेटेड है। इसकी पहले स्टार्ट में डेफिनेशन दी गई है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया between water and hydrophobic substances which are placed in water. For example, hydrophobic substance क्या हो सकता है? ऑयल। ऑयल का ड्रॉप जो है अगर वाटर में डाल दें और उसके बाद एक और ऑयल का ड्रॉप जो है वो वाटर में डाल दें तो दोनों जो ड्रॉप्स हैं ये आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और ये आपस में क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे तो इनका सरफेस एरिया कम हो गया। तो वाटर के अंदर कोई भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस हो तो वो अपना सरफेस एरिया कम से कम रखेगा, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। और इसी की वजह से जो लिपिड बाइलेयर होती है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। और ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि किस रीज़न की वजह से जो लिपिड बाइलेयर है वो मेंटेन रहती है, तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से लिपिड बाइलेयर मेंटेन रहती है। ये भी वाटर से ही रिलेटेड टॉपिक है कि इसमें ये बताया गया कि आइस क्यों वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। जो आइस है इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। और ये इसकी डेंसिटी क्यों कम होती है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉन्डिंग दिखाई गई है। ये लिक्विड वाटर है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जब वाटर फ्रीज होता है
तो इसमें अब आप देखें कि खास रेगुलरिटी आ गई है और ये लैटिस की फॉर्म में अरेंज हो गया है, यानी एक जाल सा बन गया है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्टेबल होते हैं, हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज हो गए हैं और इनके दरमियान में ये देखें स्पेस भी आ गई है। इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और इसी फ्लोटिंग की वजह से इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ये पॉन्ड्स हों, लेक्स हों या कोई भी वाटर बॉडी जिसके ऊपर जो है वाटर फ्रीज हो जाए, तो ये एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर एक्ट करता है, जो कि इसके नीचे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको आराम से वहाँ पर ये भी रहने देता है, क्योंकि ये इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करता है। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से जो बाकी टॉपिक तो सेम है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, ये फेडरल में दिया गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला एंड डिफर ओनली इन हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट एटम की डिफरेंट है, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ये भी इसमें आ जाते हैं। और ये इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ही एक टाइप है, जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। पहले ये देख लेते हैं कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किसको कहते हैं। इसमें आप देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन है और ये फार्देस्ट कार्बन है। ये जो फार्देस्ट कार्बन है इसमें अरेंजमेंट जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, इसकी वजह से ये डी ग्लूकोज है, क्योंकि ये राइट हैंडेड है, और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। जो डी ग्लूकोज है ये रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द राइट साइड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि जो एल ग्लूकोज है इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसको मूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर है एल ग्लूकोज का और डी ग्लूकोज का। ये दोनों भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर आप इस फॉर्मूले को उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये इसमें जिस तरह से ये CH2OH इस साइड पर है, और अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रख देंगे तो इसका CH2OH इस साइड की तरफ आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, डी और एल, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये इनेंशियोमर्स है। जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल स्वीटर्स जो हैं बनाए जाते हैं वो एल शुगर्स होती हैं, और जो नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं ये डी शुगर्स होती हैं। अगर हम ये देखेंगे जब डाइजेशन होती है या स्टमक में डाइजेशन होती है तो उसमें जो राइट हैंडेड शुगर है वही डाइजेस्ट होती है, क्योंकि जो एंजाइम होगा वो राइट हैंडेड शुगर के लिए ही होगा, जबकि लेफ्ट हैंडेड जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर उसके लिए एंजाइम्स को भी लेफ्ट हैंडेड ही होना चाहिए। जिस तरीके से दो ग्लव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, तो कभी भी जो राइट हैंड वाला है वो हम लेफ्ट हैंड में नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें फिर थंब का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से डी और एल जो है ये भी, इन दोनों के लिए भी एंजाइम्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड ही होने चाहिए। पॉलीसेकेराइड्स में भी तकरीबन टॉपिक दोनों में सेम है, तो सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें बताया गया कि होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी कि जिस तरह से स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, इसमें ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होने के बाद स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज बनाते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काइंड के मोनोसेकेराइड हैं, इसलिए इसको होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स। इसमें एगर, पेक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाते हैं, और इसमें जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेकेराइड्स अटैच होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है इसमें ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, और जो स्ट्रक्चरल है वो सेलुलोज और काइटिन। काइटिन जो है ये एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स के हैं उसमें भी होता है, और काइटिन फंगल की जो सेल वॉल है उसमें भी प्रेजेंट होता है। और ये क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए ये स्टोरेज भी बनाते हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है ये
एमाइलोज का दिया गया है, स्टार्च की एक फॉर्म है। इसमें आप देखें तो ये ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, इसलिए ये होमोपोलीसेक्राइड है। और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है इसकी एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो जहाँ पर ब्रांचिंग होती है इसमें एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 इसके दरमियान में बॉन्ड बनता है। तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये ब्रांच वाली साइड पे होता है। ये फॉर्मूला ग्लाइकोजन का ये देखने में बिल्कुल सेम है क्योंकि इसमें भी ब्रांचिंग है और इसमें भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ये एमाइलोपेक्टिन जैसा है, लेकिन इसमें जो ब्रांचेस होती हैं ये ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द एमाइलोपेक्टिन। ये सेलुलोज का फॉर्मूला है और इसमें जो बॉन्ड है वो बीटा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। काइटिन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ में। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि काइटिन जो है ये एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स के हैं उनमें होता है, फंगल की सेल वॉल में भी होता है। इसमें ग्लूकोज ही है मोनोमर, लेकिन ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एन एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इसको बोलेंगे और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है ये मोनोमर है, ये आपस में अटैच होने के बाद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से काइटिन को बनाते हैं। प्रोटीन का जो टॉपिक है वो पीटीबी में अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बस एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन के दिखाए गए हैं। प्राइमरी लेवल है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है, अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से अटैच होके ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कोई स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेती है, जैसे कि ये स्पाइरल शेप है जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं और ये जिगजैग फॉर्म है जिसे बीटा पिरिएटेड शीथ कहते हैं। और ये शेप हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि CO और NH ग्रुप के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी वजह से ये दोनों शेप्स मेंटेन रहती हैं। और जो सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ये फिर बेंड और फोल्ड होके 3 डायमेंशनल शेप बनाता है जिसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें कुछ एडिशनल बॉन्डिंग भी आ जाती है जो कि R और R ग्रुप के दरमियान होती है। और अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच हो जाए तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। बाकी जो बॉन्डिंग है वो पीटीबी में दी हुई है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये बताई गई है कि जो इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। वैसे तो हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो 2 अल्फा चेन्स होती हैं उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो नॉर्मल ये स्ट्रक्चर है इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये डिस्क शेप होते हैं, ये डोनट लाइक है और ये जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं तो ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ये कैरी करते हैं। और इसमें आप देखें कि एक बीटा चेन का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया है जिसमें 6 नंबर को हाईलाइट किया गया। 6 नंबर में ग्लूटामिक एसिड है, ये नॉर्मल चेन में है। और अगर इसमें मिस्टेकनली ग्लूटामिक एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड यानी कि वैलीन से रिप्लेस हो गया है तो अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये अब नॉर्मल शेप में ये रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे बल्कि ये सिकल शेप या क्रीसेंट शेप में आ जाएंगे। और जब ये इस शेप में आएंगे तो फिर इनका जो फ्लो है ब्लड वेसल्स में वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिम्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। लिम्स में पेन स्टार्ट हो जाता है और जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि ये सिकल सेल अनीमिया डिजीज हो गई है और ये एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। पॉइंट म्यूटेशन जो है ये वो म्यूटेशन होती है जिसमें सिंगल या फिर एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए में वो रिप्लेस हो जाए, नॉर्मल ना रहे, तो उसकी वजह से फिर प्रोटीन सही नहीं बनेगी क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए जो मैसेज है वो भी डीएनए से ही आएगा
तो इस वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ गया और अब ये जो है हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी और ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो एक एडिशनल चीज़ है वो इसमें बताया गया कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी हैं और उनके फंक्शन क्या हैं और फंक्शनल प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उसमें कोलेजन जैसा कि आपको पता है कि बोन और कार्टिलेज में ये मैट्रिक्स बनाती है। इलास्टिन प्रोटीन जो है ये सपोर्ट करती है डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज को जिसमें टेंडन और लिगामेंट आ जाते हैं। टेंडन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन के साथ अटैच करता है और लिगामेंट जो है ये बोन को बोन के साथ अटैच करता है। कैराटिन ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हेयर की है, नेल्स की है, फेदर्स है, हॉर्न्स और बीक। हिस्टोन प्रोटीन्स ये क्रोमोसोम में होती है और डीएनए की जो क्वाइलिंग है उसमें ये हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। जो फंक्शनल रोल है उसमें एंजाइम जो है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और जिस तरह से इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम और ज़्यादा करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन के स्टिमुलस में प्रोड्यूस होते हैं। हीमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल्स में होती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और किसी हद तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी। फिब्रिनोजिन ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन एंड केसिन ये स्टोरेज प्रोटीन्स हैं। एल्ब्यूमिन जो है ये एग वाइट में होती है और केसिन ये मिल्क में स्टोरेज प्रोटीन होती है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लिपिड और न्यूक्लिक एसिड की होगी। अल्लाह हाफिज़।